नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस। और जैसा आप जानते ही हैं, ये चैनल डेडिकेटेड है आपको सिविल सर्विसेज मेंस में मैथमेटिक्स ऑप्शनल की तैयारी कराने के लिए। और अभी जो हम जिस विषय पर पढ़ाई कर रहे हैं वो है लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में भी हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस। तो आज की ये क्लास वेक्टर स्पेस पर 9th लेसन है। और इस क्लास को शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें बात करनी है ज़रूरी, कि पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ कॉलम स्पेस के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया था, है ना। इस क्लास में एक्चुअली आज की क्लास में ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये पिछली क्लास से पहले होना चाहिए था, बट आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, तो इसको अब हम ले रहे हैं। तो जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो उसकी रो फॉर्म और कॉलम फॉर्म क्या होती है, आज की क्लास में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। और एक बार जब आपको रो फॉर्म और कॉलम फॉर्म समझ में आ जाएगी तब आप रो रैंक, कॉलम रैंक, रो स्पेस, कॉलम स्पेस को बहुत आसानी से समझ सकेंगे, जिसके बारे में हम अगली क्लास में और विस्तार से बात करेंगे। ओके। दूसरा, इसमें एक चीज़ आपको समझानी है, डायमेंशंस ऑफ ए मैट्रिक्स एज ए वेक्टर, मैट्रिक्स एज ए वेक्टर। ओके। और हम सिविल सर्विसेज मेन से दो क्वेश्चंस करेंगे आज। एक हम 92 का क्वेश्चन करेंगे और एक हम 2009 का क्वेश्चन करेंगे, दोनों वेक्टर स्पेस से रिलेटेड हैं। एक चीज़ आपको ये भी बतानी है कि इस लेक्चर और आज के इस लेक्चर और इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें हम पर डे सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स के 2009 और 2009 ऑनवर्ड्स जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसके कम से कम दो क्वेश्चंस करेंगे। 2009 टू 2020 हमको सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं आगामी परीक्षा से पहले। 2009 से पहले के भी करेंगे, पहले जो पहले वर्षों के सिविल सर्विसेज हैं, जैसे आपने 2003 भी पहले देखा है एनालिटिकल ज्योमेट्री में, आपने 2005 भी देखा है, आपने 95 भी देखा है, आपने 85 भी देखा है, 91, 92। ओके। लेकिन 2009 से 2020 तक के सारे क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे आने वाली क्लासेस में, जिस सब्जेक्ट पर हम उस दिन पढ़ाई कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर, अनअकैडमी एजुकेटर, और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास हम 1992 के एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे जो सब स्पेस पर आधारित है ये क्वेश्चन। ओके ओके, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये 1992 सिविल सर्विसेज मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हमको एक सेट दिया गया है, ये सेट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन, और एक्स वाई जेड जो है वो रियल नंबर्स हैं। प्रूव करना है कि जो सेट एस है ये सब स्पेस है R3 का, और हमको बाद में इस सब स्पेस की बेसिस वर्कआउट करनी है। ओके, नाउ दिस इज रादर ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक बहुत जो हमारा सब स्पेस का जो फॉर्मूला है, सब स्पेस के प्रूफ करने की जो हमारी टैक्टिक है वो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ऑब्वियसली चूंकि एक्स वाई जेड रियल नंबर्स हैं तो इसलिए 0 0 0 बिलोंग्स टू एस, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, 0 0 0 बिलोंग्स टू एस, मीन्स 0 plus 0 plus 0, it is obviously 0, obviously 0। तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। इसका मतलब ये है कि सेट एस जो है ये नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, और इसमें वेक्टर 0 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 0 ये बिलोंग करता है एस को। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी हुई कि जिस सबसेट को हम या जिस सेट को हम सब स्पेस डिक्लेयर करना चाहते हैं वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, अर्थात उसमें 0 वेक्टर जरूर होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमारी ये पूरी हुई। और दूसरी कंडीशन जो हमको पूरी करनी है वो है ऑब्वियसली फॉर एनी टू वेक्टर्स से u एंड v, we must have u plus some lambda v belonging to s where u and v belong to s and lambda belongs to some real number, lambda belongs to field, ये बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो हमने ये माना कि u के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं फॉर एग्जांपल a b c, और v के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने माना p q r। ओके, तो हमको u प्लस लैम्डा v देखना है। तो u प्लस लैम्डा v के कोऑर्डिनेट्स हुए a प्लस लैम्डा p
बी प्लस लैम्डा क्यू सी प्लस लैम्डा आर। और हमारे पास अब ये इसको हम एक्स वाई जेड की जगह प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हैं इस वेक्टर के। तो मैं इसको x लिख सकता हूँ, इसको मैं y लिख सकता हूँ और इसको मैं z लिख सकता हूँ। और अब मुझे ये एग्जामाइन करना है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है या नहीं। अगर ये 0 है मीन्स लैम्डा मीन्स u प्लस लैम्डा भी बिलोंग्स टू S, फिर ये सब स्पेस जो S है सब स्पेस डिक्लेयर हो जाता है। ओके, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर a प्लस लैम्डा पी, b प्लस लैम्डा क्यू, c प्लस लैम्डा आर। It is obviously equal to a plus b plus c plus lambda p plus q plus r, but a b c and p q r ये तीनों रियल नंबर्स हैं बिलोंगिंग टू सेट S। इसका मतलब ये है कि इट इज इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा इनटू 0। ऑब्वियसली इट इज 0 प्लस 0 मीन्स 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, इसका अर्थ ये है कि इसने इस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हैं ये कंडीशन फुलफिल कर ली। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर था, ये वाला वेक्टर ऑब्वियसली इट बिलोंग्स टू S, हेंस नाउ S इज ए सब स्पेस। ओके, और इसके पश्चात हम S की सेट S की बेसिस वर्कआउट कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है। बेसिस वर्कआउट करने के तरीके हम पहले के क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं, रिपीट करेंगे। ओके, नाउ फ्रॉम हियर x इक्वल टू माइनस वाई माइनस जेड। ओके, तो कोई भी वेक्टर फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड जो S का मेंबर है कैन बी रिटन एज माइनस वाई माइनस जेड वाई जेड। द पॉइंट इज क्लियर। ओके, अब आर्बिट्रेरीली हम इसको y और z को कुछ वैल्यूज दे देते हैं। हम y को वैल्यू देते हैं पहले 1, z को वैल्यू देते हैं 0 और फिर y की वैल्यू देते हैं 0 और z को वैल्यू देते हैं 1। हमेशा ध्यान रखिए कि बेसिस निकालने के लिए ये तरीका बेस्ट है क्योंकि ये वाला वेक्टर 1 0 और 0 1 आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो माइनस वाई माइनस जेड इट इज इक्वल टू इसके लिए माइनस 1 1 0 और इसके लिए इसकी वैल्यू हुई माइनस वाई माइनस जेड माइनस 1 0 1। ओके, अब ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये वाले, ये दोनों वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। ओके, तो हमको इस सब स्पेस के 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिले। इसका मतलब ये है कि इस सब स्पेस की जो डायमेंशन हुई वो 2 हुई और जो बेसिस हुई। ओके, so these two vectors are linearly independent, hence they form a basis. Okay, check next। वेक्टर स्पेस में आगे और पढ़ने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं। ये ऑब्वियसली जैसा मैंने शुरू में बोला आज का लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ मुझे आपको समझानी है और वो ये है ज्योमेट्री ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसको हम 2 फॉर्म में पढ़ेंगे इस ज्योमेट्री ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। वन इज़ रो फॉर्म एंड सेकंड इज़ कॉलम फॉर्म। जब हम रो फॉर्म और कॉलम फॉर्म को समझ जाएंगे तब हमको रो रैंक, कॉलम रैंक, रो स्पेस, कॉलम स्पेस ये सब समझने में हमको बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 2 इक्वेशंस मेरे पास हैं, 2 लीनियर इक्वेशंस। ये लीनियर इक्वेशन से हम लोग अपनी 7th क्लास से परिचित हैं। 7th क्लास में हमको इनको सॉल्व करना सिखा दिया। ओके, तो मैं सीधे इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3 है और ये ऑब्वियसली जो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर -2 और ऑब्वियसली दूसरी भी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमारे पास ये पहली इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है और ये सोल्यूशन है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमको ये 2 -3। ओके, रो फॉर्म से हमारा क्या आशय है कि हम ये जो हमारे सामने जो कोफिशिएंट्स हैं
दोनों इक्वेशंस में। इससे हम हर हालत में कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो हमारे सामने पहली रो ये है और दूसरी रो ये है, तो हम इस तरह की फॉर्म को रो फॉर्म बोलेंगे। ओके, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसको हमने एक दूसरी कंपैटिबल मैट्रिक्स एक्स वाई से गुणा किया तो हमको ये रिजल्ट मिल गया। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, ये हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी। ओके, सो दिस इज बेसिकली रो फॉर्म। रो फॉर्म इज नॉट एन इशू। कॉलम फॉर्म आपको समझना है, तो इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, और इसको लिखना हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हमारे पास एक कॉलम वेक्टर है ये वाला 3 1, दूसरा कॉलम वेक्टर है 4 -4 और तीसरा कॉलम वेक्टर है हमारे पास -6 14 जो कि यहाँ से बनकर आया है। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और ये एक्स वाई स्केलर्स हैं। मैं इसको आप और बेहतर तरीके से समझेंगे, मैं इसको हमेशा ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स यू प्लस वाई वी बराबर डब्ल्यू वेयर एक्स एंड वाई आर स्केलर्स एंड हाँ ऑब्वियसली यू वी डब्ल्यू आर वेक्टर्स। ठीक है, ओके। अब ये वाली जो फॉर्म है सेम सिस्टम के लिए हमने रो फॉर्म समझी और ये हमारी कॉलम फॉर्म है। तो जब हम इस कॉलम फॉर्म की बात करते हैं तो कॉलम फॉर्म से हमारा आशय क्या है? कॉलम फॉर्म से हमारा आशय ये है कि हमारे पास एक वेक्टर 3 1 है, ये वाला जो वेक्टर है। दूसरा वेक्टर हमारे पास 4 -4 है जो ये रहा। ओके, और तीसरा वेक्टर हमारे पास ये है जो ये रहा। ओके, अब हमें दो कंपैटिबल स्केलर्स एक्स और वाई ऐसे ढूंढने हैं कि ताकि इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हमको ये दे दे। दिस इज द पॉइंट। ओके, सिंपल। अब हमें मालूम है कि x बराबर 2 और y बराबर -3। ओके, तो मैं जब इस वेक्टर को 2 से गुणा करूंगा, इस वेक्टर को, और इस वेक्टर को, इस वाले वेक्टर को जब मैं -3 से गुणा करूंगा तो उन दोनों का, तो जब मैंने इनको कंपैटिबल नंबर से x बराबर 2 और y इक्वल टू -3 से मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये रिलेशन मेरे पास इस तरह से आ गया। मैंने जो आपको पहले बोला था, नाउ इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, ये जो हमने पिछली स्लाइड पर देखा था। ओके, द पॉइंट इज क्लियर। अब ये बहुत सिंपल सी बात ये है कि मैंने u को, यानी कि ये वाला जो कॉलम वेक्टर है 3 1, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर ये हो गया, और इस वाले वेक्टर को मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा और इसकी लंबाई का लगभग 3 गुना। तो ये जो पैरेललोग्राम रूल है इससे हमको ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, ये वाला। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक क्लैरिटी हो गई होगी कि अगर हमको लीनियर इक्वेशंस का एक सेट दिया गया है तो उसको हम रो फॉर्म या कॉलम फॉर्म से कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाना इसमें इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है, जो मैंने शुरू में बोला कि अब इससे आपको रो स्पेस और कॉलम स्पेस समझने में भी आसानी होगी। ओके, एक उदाहरण और ले लेते हैं इस बात को ख़त्म करने से पहले। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, 3x + 4y इक्वल टू -6 और 6x + 8y इक्वल टू -12। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करना तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो मेरे लिए इसका जो रो फॉर्म बनेगा वो बनेगी 3 4 6 8 xy -6 और -12। ओके, अब जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो की डबल है, ट्वाइस है ना। सिमिलरली दिस सिचुएशन इज हियर, सेम सिचुएशन इज हियर। तो ऑब्वियसली ये बात हम लोग अपनी 12th क्लास की पढ़ाई से जानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास चूंकि ये दोनों लाइन सेम है, पैरेलल भी नहीं है, सेम है, तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ओके, ठीक है, सिस्टम कंसिस्टेंट है बट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, अब मैं इसकी कॉलम फॉर्म लेता हूं, तो अगर मेरे पास यहां पर ये रिजल्ट आ रहा है तो जब मैं इसको कॉलम फॉर्म में देखूंगा तो मेरे पास वहां पर भी यही रिजल्ट आना चाहिए। ओके, तो नाउ लेट अस सी इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो देखते हैं। तो आप ये देखिए कि ये 3 6 वेक्टर ये हो गया, सो दिस इज 3 6 वेक्टर, 4 8 वेक्टर ये हो गया, तो 3 6 वेक्टर यहाँ से बना है, यहाँ से, और ये जो 4 8 वेक्टर है ये यहाँ से बना है। तो बेसिकली दोनों वेक्टर्स जो हैं वो कोलिनियर है। पॉइंट इज वेरी क्लियर।
ऑब्वियसली रो फॉर्म से भी बड़ा क्लियर है क्योंकि ये लाइन इसी लाइन पर है ना, क्योंकि डबल है। तो यहाँ पर ये जो दोनों वेक्टर हैं, ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर जो हैं कोलिनियर हैं। अब इसका परिणामी वेक्टर देख लेते हैं, -6 -12। तो -6 -12 इसी दोनों वेक्टर्स के अलोंग है। तो ऑब्वियसली जो इनका परिणामी वेक्टर है वो भी कोलिनियर है। तो अब ये जो तीनों वेक्टर हुए, ऑब्वियसली ये सब कोलिनियर हुए। तो बड़ा क्लियर है कि ये जो कोलिनियर वेक्टर है इस पर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर लाइंग। तो अगर हमें रो फॉर्म में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिले थे तो कॉलम फॉर्म में भी हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें थोड़ा समझ में आई होंगी। मैंने अभी सिर्फ दो इक्वेशंस में लिया है कि दो लीनियर इक्वेशंस में कि ज्योमेट्री ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ रो फॉर्म्स और इन टर्म्स ऑफ कॉलम फॉर्म क्या होती है। ओके, अब हम देखते हैं तीन इक्वेशंस में। तो तीन इक्वेशंस में भी अगर मैं इसको रो फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको हर हालत में मैं ऐसे लिख पाऊंगा 3 4 2 1 -4 -6 1 1 2। तो ये मेरा कंपैटिबल मैट्रिक्स हो गई रो फॉर्म के लिए। और ऑब्वियसली x y z -2 2 3। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं इसको कॉलम फॉर्म में लिखूंगा तो कॉलम मेरे सामने होगा 3 1 1 प्लस y 4 -4 1 प्लस z 2 -6 2 इक्वल टू -2 2 3। ओके, मतलब यहां पर मेरे सामने जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो है XU प्लस YV प्लस YV प्लस ZW इक्वल टू सम से R। फॉर एग्जाम्पल वेयर X Y Z आर स्केलर्स एंड U V W आर वेक्टर्स। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको एक क्लैरिटी हो गई है कि हम लीनियर इक्वेशंस को रो फॉर्म और कॉलम फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी जो पीछे बनाया था वो यहीं बना हुआ है। सो दिस इज रो फॉर्म एंड दिस इज कॉलम फॉर्म। ओके, अब इसमें फाइनली इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो जनरलाइजेशन में ये हमारे पास m इक्वेशंस हैं n अननोन में, x1 से लेके xn तक। ओके, तो ये इसकी रो फॉर्म है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, ये इसकी रो फॉर्म है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। तो पॉइंट इज क्लियर। और अगर मैं इसकी कॉलम फॉर्म की बात करूंगा तो कॉलम फॉर्म के लिए सेम चीज कि x1 a11 a21 am1 प्लस x2 a12 a22 am2 और ये फाइनली b1 b2 एंड bm। ओके, क्लियर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2009 के सिविल सर्विसेज मेन से सेकंड क्वेश्चन है। वेक्टर स्पेस पर दो क्वेश्चन थे 2009 में। मैं थोड़ा सा एक समराइज कर देता हूँ। वेक्टर स्पेस पर दो क्वेश्चन थे 2009 में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर दो क्वेश्चन थे। ओके, और मैट्रिसेस पर दो क्वेश्चन थे अगर हम टोटल लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो चूंकि अभी हमारा ये वाला चैप्टर चल रहा है, ये वाला, और इसमें भी हम एक क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो वेक्टर स्पेस का 2009 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आज करते हैं। और 2009 के ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन तब करेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिसेस पढ़ रहे होंगे। तो जैसा मैंने आपसे शुरू में कहा था कि आज की क्लास से और आने वाली क्लासेस में हम लोग वर्ष 2009 के सिविल सर्विसेज से और 2020 तक सिविल सर्विसेज की परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चंस को लेंगे, सारे। लेकिन अभी हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को लेंगे और 2009 से पहले के भी लेंगे। जैसे आज आपने आज की क्लास में देखा है कि 1992 का एक क्वेश्चन लिया गया है। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। प्रूव दैट द सेट V ऑफ ऑल 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस फॉर्म ए लीनियर सबस्पेस ऑफ द स्पेस ऑफ 3x3 रियल मैट्रिसेस। ओके, तो ये रियल मैट्रिसेस का एक
एक वेक्टर स्पेस है, तो इसमें हमको ये प्रूव करना है कि अगर इसका एक सबसेट है 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, तो वो एक सब स्पेस होगा अगर ये इसका सबसेट है तो। ओके, और इस सब स्पेस की जब ये सब स्पेस डिक्लेयर हो जाएगा तो इसका डायमेंशन क्या होगी, और इसकी हमको कम से कम एक बेस निकालनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट अस स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ ज़रूरी याद आई है, और वो ये है कि जब हम मैट्रिसेस के स्पेस की बात करते हैं, यानी कि वो स्पेस जो इसमें मैट्रिसेस एज वेक्टर है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी तक आपने जो मैट्रिसेस देखी उसमें मैट्रिसेस या तो कॉलम वेक्टर के रूप में आ रही थी या रो वेक्टर के रूप में, है ना। रो वेक्टर को हम ऐसे लिख रहे थे और कॉलम वेक्टर को हम इस तरह से लिख रहे थे। पॉइंट इज क्लियर। तो अभी तक आपके सामने मैट्रिसेस इन दो फॉर्म में आई थी, लेकिन मैट्रिस और वो मैट्रिसेस दे वर नॉट वेक्टर्स, वो मैट्रिसेस जो थी वेक्टर्स के रूप में नहीं थी। ओके, अगर अपने आप में मैट्रिक्स एक वेक्टर के रूप में हो तो इसको प्लीज थोड़ा सा समझ लीजिए इस आगे बढ़ने से पहले, कि मैट्रिक्स जब एक वेक्टर के रूप में होती है, फॉर एग्जांपल ये m/n इंटू एक मैट्रिक्स है ना, तो a11 a12 a1n a21 a22 a2n am1 am2 amn। okay, so this matrix is a वेक्टर सॉरी। तो जब ये वेक्टर है तो ऑलवेज रिमेंबर कि इसकी जो डायमेंशन होगी वो m गुणा n होगी, m गुणा n। तो इसलिए अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3/2 एक मैट्रिक्स है तो उसकी जो डायमेंशन है वो 6 है। पॉइंट इज क्लियर। ओके, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। तो ये हमको दिया गया है कि सेट V इज ए सेट ऑफ ऑल 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम जानते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स A है जो 3/3 है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी 3/3 होगा, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि A बराबर A ट्रांसपोज। द पॉइंट इज क्लियर। ओके, तो हमने चूंकि हमको सब स्पेस डिक्लेयर करना है, हमने दो मैट्रिसेस ली, एक तो हमने ए ली और दूसरी मैट्रिक्स हमने बी ली, जो ऑब्वियसली चूंकि सिमेट्रिक है तो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। अब हमको सिर्फ इसमें दो चीजें प्रूव करनी है कि एक तो जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स बिलोंग्स टू वी, नंबर एक, और नंबर दो फॉर एनी स्केलर से लैम्डा, फॉर एनी स्केलर, लैम्डा इज ए स्केलर। ओके, for any scalar say lambda we have a plus lambda b belonging to S। ये दो चीजें हमको प्रूव करनी है। ओके, तो पहले ये प्रूव करते हैं कि नल मैट्रिक्स यानी कि 0 0 0 0 मैट्रिक्स बिलोंग्स टू V। अब ये बड़ा सिंपल है कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक C इज मैट्रिक्स है विच इज 3/3, तो इसका जो ट्रांसपोज है वो भी ऑब्वियसली नल मैट्रिक्स है। ओके, पॉइंट इज क्लियर। अब बिकॉज C इज इक्वल टू CT, इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है कि ये इस सेट को बिलोंग करती है। ठीक, ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। तो हमारा पहला पॉइंट प्रूव हो गया। ओके, अब दूसरे पॉइंट को प्रूव करते हैं, A प्लस लैम्डा बी बिलोंग्स टू S। अब A प्लस बी अगर सेट S को बिलोंग करता है तो कंडीशन ये है हमारे पास, जो हमको डेफिनेशन दी गई है कि A प्लस लैम्डा बी का ट्रांसपोज must be equal to A plus lambda b। Okay, now this A plus lambda b का ट्रांसपोज equal to A transpose plus lambda b transpose, but A transpose is equal to A and B transpose is B। ओके, तो ये इसके बराबर प्रूव हो गई। ठीक, इसका मतलब ये है कि A प्लस लैम्डा बी बिलोंग्स टू V। तो दोनों कंडीशन पूरी हो गई। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो सेट V है ऑल 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, ये एक सब स्पेस है,
ऑफ ऑल 3x3 रियल मैट्रिक्स। ओके, अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। अब 3x3 मैट्रिक्स जो है, ऑब्वियसली अगर हम एक किसी भी 3x3 मैट्रिक्स की बात करें, 3x3 मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक P है मैट्रिक्स 3x3 की, तो ऑब्वियसली जो इसकी डायमेंशन होगी, वो 9 होगी, ठीक है। लेकिन हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालनी है। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A B C B E F, ऑब्वियसली C F और सम G। So this is obviously a symmetric matrix because इसका जो ट्रांसपोज है वो A के बराबर है, ठीक है। ओके, अब यहां पर हमारे सामने जो इसकी जो डायमेंशन बनेगी, अब इसमें कितने वेरिएबल हैं हमको सिर्फ ये देखना है। तो इसमें वेरिएबल हैं 1 2 3 4 5 और 6। सो डायमेंशन A इज 6, ठीक। और अब हमें इसकी एक वन ऑफ द बेसिस, एक बेस निकालनी है हमको इसके, तो बहुत सिंपल है ये। तो ये मैट्रिक्स ही हमारे पास, तो अब इसमें हम 6 वैल्यूज भर लेते हैं। वैल्यूज भरने का तरीका वही रहेगा, 1 0 आई मीन समथिंग लाइक दिस 1 0 0, या फिर फॉर एग्जांपल A को हम 1 ले लेंगे, या B को हम 1 लेंगे तो 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, लेकिन हम जो भी भरेंगे वैल्यू वो 1 और 0 यही वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बनाने हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो A बराबर 1, बाकी सब 0। ओके, तो एक तो हमारा बेस वेक्टर ये हुआ, ओके, एक। दूसरा, इस बार हम E को 0 ले लेते हैं, सॉरी 1 ले लेते हैं, E को 1 ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसको G को 1 ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम B को 1 ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइम हम C को 1 ले लेते हैं। एंड फाइनली F को 1 ले लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारे सामने जो ये 6 वेक्टर्स आए हैं, ये ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, और ये हमारे लिए बेसिस का काम करेंगे इस वेक्टर इस सब स्पेस पी के लिए। ओके, तो एक ही निकालनी थी, लेकिन ये ऑल 6 निकाल दी गई हैं, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस, तो इस तरह से ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, और अब यहाँ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। और वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग। और ये भी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगें पढ़ाई के, मैथमेटिक्स के, तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी, दूसरे लर्नर्स भी बेनिफिटेड हो सकें। ओके, और अगर आपकी कोई क्वेरी है सिविल सर्विसेज मेंस मैथमेटिक्स को लेकर, तो बिल्कुल आपकी क्वेरीज आर वेलकम ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, जिसको यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू ज्वाइन, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सूचना मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।